आज अपन चैप्टर फर्स्ट 4, 5 इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मेन टॉपिक अपना रहेगा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इन पर कितना टॉर्क लगता है, इनकी एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये कब स्टेबल होते हैं कब अनस्टेबल होते हैं, इन सब की आज अपन बात करेंगे। तो देखो, एक बार मैं चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक उठाऊं। चैप्टर फर्स्ट में ये एक चार्ज माइनस क्यू, इससे स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर में अपोजिट है, स्मॉल सेपरेशन है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और जैसे मैं यही कहूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई भी एक चार्ज जिस मैग्नीट्यूड ले ले, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हम 2a मानते हैं। 2a तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का सेपरेशन, इनका जो मल्टीप्लाई बनता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ये वेक्टर, ये वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है और डाइपोल का ये वाला चार्ज माइनस क्यू है, ये वाला चार्ज प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, F वो रहेगा Q इंटू ई, और ये फोर्स जो लग रहा है ये प्लस क्यू चार्ज पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स बनेगा वो बनेगा माइनस क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बनेगा, है ना, और ये माइनस क्यू पर है। और इनका जो भी ये बीच का सेपरेशन है इसको हम 2a मान रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो इस डाइपोल पर ये फोर्स लगा, एक ये लगा, दोनों को ऐड करेंगे वो नेट फोर्स आएगा। तो इसका जो नेट फोर्स बनेगा वो आएगा ये क्यू ई प्लस ये वाला, और ये है माइनस क्यू ई वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे, ये नेट फोर्स बनेगा 0, ये 0 हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स 0 बनेगा, लेकिन ये फोर्स इस लाइन पे है, ये वाला फोर्स इस लाइन पे है। दोनों फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है ये अलग डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे पे टॉर्क लगाएंगी। ये टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो जो भी टॉर्क लगता है कि दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लिखना, और इनके जो बीच का सेपरेशन, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये 2a, तो ये तो बनेगा 2a कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो ये टो इक्वल ये q इंटू 2a होता है, इसको अपन p कहेंगे, ये e हो गया, और ये साइन थीटा हो गया। और इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो टो वेक्टर आता है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो हम कहें कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स तो 0 लगता है, लेकिन टॉर्क टो इक्वल p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर लगता है। अब मैं ये बता दूं कि टो की डायरेक्शन क्या होती है। जैसे मान लो रोटेशन की अगर अपन बात करें, कोई ऐसे रोटेट करता है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है कोई, तो रोटेट कर रहा है इसका मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है, तो फिर टो की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है ना,
हम राइट हैंड फिंगर्स उधर ही कर्ल करेंगे। तो ये ऐसे रोटेट किया, ऐसे कर्ल करेंगे, थंब इनवर्ड डायरेक्शन में गया तो वही टो की डायरेक्शन है। तो ऐसे रोटेट करेगा तो ये थंब टो की डायरेक्शन बताएगा, तो टो इनवर्ड होगा। तो यहाँ भी देखो, एक फोर्स इधर एक इधर, तो ये ऐसे रोटेट कर गया, तो ये ऐसे रोटेट करेगा तो टो इनवर्ड होगा। इससे भी देखो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करे तो पी वेक्टर, तो पी होता है माइनस से प्लस, तो ये पी वेक्टर क्रॉस ये ई वेक्टर। अब पी की तरफ राइट हैंड की कर्ल, ये फिंगर्स रखें, कर्ल करें, ये भी इनसाइड ही आया है, तो P क्रॉस E टो की डायरेक्शन सही से बता रहे हैं। हाँ, हम इतना जानते हैं कि जो ये टो होता है ये P के भी परपेंडिकुलर और E के भी परपेंडिकुलर होता है। ये सब हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम इसकी बात करते हैं। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इस डाइपोल को रखा जाता है, तो ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U वो होती है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसको हम लिखें U इक्वल माइनस पी ई साइन थीटा, सॉरी डॉट है ना, तो ये कोस थीटा आएगा। ये थीटा है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वो वाला थीटा है ये। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा और याद करो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को किसी एंगल थीटा 1 से किसी एंगल थीटा 2 तक रोटेट करवाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है। तो उस वर्क का फॉर्मूला भी याद रखना, W इक्वल माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक से याद रखना, किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करवाएं तो इस टॉर्क के द्वारा किया गया वर्क डन यही होता है। हाँ, ये कर सकते हैं, W इक्वल पी ई, इस माइनस को अंदर ले जाए तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा कोस थीटा 1, ये यहाँ जाएगा ये माइनस कोस थीटा 2। आप ये भी याद रख सकते हो। रह फिर के जो अपनी बात हुई वो यही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल पर जो टॉर्क नेट फोर्स लगेगा वो 0, इस पर जो टॉर्क लगेगा वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर या पी ई साइन थीटा, और टॉर्क होता है वो पी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस डाइपोल थीटा एंगल पे रखा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। इस डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करवाते हैं तो वर्क डन बाय टॉर्क W इक्वल माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, माइनस को ये मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा होता है। इसमें जो काम की बात है वो ये है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो E1 होती कुछ अलग, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता, मान लो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होता, और फिर अगर हमें नेट फोर्स निकालना होता तो हम लिखते F नेट इक्वल क्यू E1 यहाँ वाला, क्यू E2 वो यहाँ वाला आ जाता। अब इनका एडिशन करते तो वो 0 नहीं बनता। अब एडिशन 0 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो ये दोनों सेम नहीं है। अब ये फोर्स 0 नहीं होता। हाँ, बात टॉर्क तो अभी भी लगता है इसके ऊपर, टॉर्क पहले भी लग रहा था, अभी भी लगेगा। हाँ, ये है कि इसकी टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें ये कहना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा, टॉर्क अभी भी 0 नहीं होगा। तो एग्जाम में यहीं से घुमा के सवाल पूछेगा कि यूनिफॉर्म है तो बताओ नेट फोर्स 0, नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स नॉन 0 आएगा। अब ये ही बातें सेम हम, ये तो सारी बातें इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की थी। अब हम ये ऐसी ही इसी के सिमिलर बातें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की करेंगे। वो देखो, इसकी समरी को फिर भी मैं एक बार साइड में लिख करके रखूं तो अभी जो ये आया था वो ये था -q + q था, इनके बीच का सेपरेशन 2a था, p वेक्टर था q × 2a वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन की बात थी वो थी -q2 + q। और इसके अलावा जो अपनी बात हुई थी एक्सटर्नल फील्ड में जो टॉर्क लग रहा था वो आया था p वेक्टर × e वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं PE sin थीटा। इसके अलावा हम पोटेंशियल एनर्जी की वो आया था -p वेक्टर डॉट e वेक्टर, इसी को हम लिख सकते हैं -PE cos थीटा। और इसका जो वर्क डन आया था वो -PE cos थीटा 2 cos थीटा 1। अब देखो और भी बात करते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डाइपोल पर टॉर्क 0 बन रहा है, अब 0 दो कंडीशन में बनता है, थीटा को 0 रखो और थीटा को 180 डिग्री रखो। अगर थीटा = 0 है तो साइन 0 0, टो 0 बनेगा। साइन यहाँ थीटा 180 रखो, साइन 180 भी 0 ही होता है, तो अभी भी टो कितना बनेगा 0 ही। तो थीटा चाहे 0 हो चाहे थीटा 180 हो, दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क 0 रहता है। तो हम दोनों को ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। अगर टो ही 0 है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होगा, लेकिन अगर थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और थीटा 180 है उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन ये एग्जाम में पूछता है, और वो सवाल भी यही देता है कि यूनिफॉर्म, या फिर वो ये बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टॉर्क को स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है टॉर्क के द्वारा। तो स्टेबल से अनस्टेबल तक लेके आ रहा है, तो स्टेबल का मतलब थीटा = 0 और अनस्टेबल का मतलब थीटा = 180 डिग्री। तो स्टेबल से अनस्टेबल आएगा ना, तो cos 0 और यहाँ रखेंगे cos 180, वो वर्क डन आ जाएगा वो। या फिर ऐसे घुमा के कह देगा अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन में लाना चाह रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा। या फिर वो कह देगा कि 90 डिग्री से स्टेबल कंडीशन में लाने में वर्क डन, 90 डिग्री से अनस्टेबल तक लाने का वर्क डन, वो ऐसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, इन्हीं के बेसिस पर मैग्नेट वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। और देखो, अगर ये स्टेबल कंडीशन में रहता है तो हम कहेंगे थीटा 0 टो 0। पोटेंशियल एनर्जी पे बात करें, स्टेबल कंडीशन में है तो थीटा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी U = -PE cos और ये 0। स्टेबल कंडीशन में थीटा 0 रहेगा, तो यहाँ भी 0 रखें, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई
Pe और नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो हम यहाँ से ये समझ में आता है हमको कि कोई भी डाइपोल है वो एक्सटर्नल फील्ड में अगर उसको रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगेगा और वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। स्टेबल कंडीशन में आते ही फिर टॉर्क जीरो बनेगा, थीटा जीरो रहेगा, थीटा जीरो रहेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। या फिर हम ऐसे कह दें, हर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है या मैग्नेटिक डाइपोल भी आ जाए, ये स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं, तो ये थीटा जीरो रखेंगे। अच्छा, ये थीटा है क्या? पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर के बीच का एंगल है, और वो हम बना रहे थे ना ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये डाइपोल रखा था, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो इधर तो ये हो गया पी वेक्टर, इधर हो गया ई वेक्टर और ये एंगल था थीटा। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये टॉर्क लगेगा और ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये डाइपोल ऐसे आ जाएगा, इधर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये तो डाइपोल मोमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। अब थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया तो ये स्टेबल कंडीशन में आ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 और 5 से रिलेटेड बात करते हैं। वहाँ देखो ये हम जानते हैं, ये मैग्नेट और मैग्नेट का ये एस पोल और ये एन पोल। जैसे यहाँ माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो हम कहें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर दो पोल होते हैं ना। ऐसे यहाँ मैग्नेट में भी दो ही पोल हैं, एक एस पोल है और दूसरा एन पोल, तो इसका नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वैसे ही मैग्नेट में मैग्नेटिक चार्ज होता है। तो एस पोल के पास मैग्नेटिक चार्ज माइनस क्यू एम होता है, एन पोल के पास मैग्नेटिक चार्ज प्लस क्यू एम होता है। ये मैग्नेटिक चार्ज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेट, भाई मैग्नेट के पास दो पोल हैं तो इसको मैग्नेट बोलो या मैग्नेटिक डाइपोल बोलो। तो मैग्नेटिक डाइपोल के पास भी मैग्नेटिक चार्ज होते हैं, ये माइनस क्यू एम प्लस क्यू एम। तो यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो कितना होता है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से डिनोट किया था। तो स्मॉल m क्या होता है? इनमें से कोई भी एक मैग्नेटिक चार्ज लिखो, दोनों के बीच का ये सेपरेशन जिसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, इसको हम 2l से डिनोट करेंगे, और ये 2l और 2l के ऊपर वेक्टर। तो इससे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया ये, इसकी डायरेक्शन एस पोल से एन पोल की ओर होती है। बात वही होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और हम ज़्यादातर भी क्या इसको शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट ही बोलते हैं, डाइपोल को छोड़ देते हैं। तो आप समझ जाना, अगर मैं ये कहूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप समझिए वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है स्मॉल m, जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में
P का होता है, इधर मैग्नेट में वही रोल M का होता है। हाँ, फिर जैसे आगे और स्टडी बढ़ती है तो पता चलता है कि हमारे कोई भी हम एक लूप लेते हैं, ये ऐसा लूप या फिर ऐसा भी लूप ले लें, ये वाला लूप है ना। अब इस लूप में हम करंट फ्लो करवाएं किसी वायर में या किसी लूप में, करंट फ्लो करवाने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इससे पहले हम ये भी जानते हैं एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो आकर के एस में इंटर करती हैं। मैग्नेट के इनसाइड में एस से एन में जाती हैं, फिर एन से निकलेंगी और वो घूम फिर के एस में इंटर करेंगी और इनसाइड एस से एन में जाएंगी। एन से फील्ड लाइंस निकली और ये एस में इंटर की और अंदर एस से एन में, ये एन से निकली एस में इंटर की और ये एन से निकली एस में इंटर की, ये होता है। तो एक मैग्नेट होती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी फॉर्म में होती हैं। तो हमें यही समझ आता है कि क्योंकि हम मैग्नेट के बाहर की बात करते हैं, तो एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई और वो एस पोल में इंटर कर गई और मैग्नेट के इनसाइड में एस पोल से एन में जाती है। लेकिन हम मैग्नेट के बाहर ही रहते हैं और बाहर की बात करते हैं, तो हम जनरली ऐसा बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकल के एस में इंटर करती हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है लूप में। किसी लूप में अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह निकलती हैं उसको मैं बनाने की कोशिश करूँ तो वो देखो, जैसे मान लो कि ये है, ये एक लूप है और इस लूप में हम ऐसे करंट फ्लो करवा देते हैं। तो करंट फ्लो करवाने से इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और फिर वापस ऐसे इंटर कर जाती हैं। तो अगर हम इसके सेंटर पे देखें तो हमें दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और वो पीछे वाले फेस में इंटर कर रही है। फील्ड लाइंस निकली और इंटर कर गई। तो हम ये कह सकते हैं इस वाला फेस देखो ऐसे, इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इस फेस से फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये एन पोल का बिहेव करेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये एरो इससे मैच कर रहा है, ये इससे ऐसे याद भी रख सकते हैं। और ये एन पोल और वो आकर के फिर इसमें इंटर करेंगी तो इसके जस्ट पीछे का सरफेस वो एस पोल का बिहेव करेगा। तो ये एक करंट कैरिंग लूप है। तो इसमें करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इस फेस से निकला तो ये एन का, और वो इसमें इंटर करता है तो ये फेस एस का काम कर रहा है। तो एक लूप में एन भी होता है और उसी में एस भी होता है। तो ये तो वही बात हो गई जो मैग्नेट की बात होती है। तो यहाँ देख लो एन एस, तो एक करंट कैरिंग लूप, चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, ये भी एन पोल का काम करेगा और इसके जस्ट पीछे वाला एस पोल हो जाएगा। तो मैं तो यही समझूं एक तरीके से ये भी मैग्नेट है। तो एक तो मैग्नेट होती ही है और एक करंट कैरिंग लूप है, वो भी मैग्नेट का ही काम करता है। सेफ तो ये कैसी भी हो सकती है। अब यहाँ देखो इसमें भी वही दो पोल हैं, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। इसका मतलब इसके पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो मैं फॉर्मूला लिखूं,
एम वेक्टर इक्वल, इसमें जो करंट फ्लो करवाएं वो लिखो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, या लूप का एरिया, ऐसा ही बोले हम कि लूप का एरिया ये होता है। किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m वो होता है आई ए वेक्टर। अच्छा, अगर ये एक टर्न है तो इतना हो जाएगा, अगर ये 2 टर्न होते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और ऐसे n टर्न हैं तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये m इक्वल एन आई ए हो गया है। इसकी डायरेक्शन की बात करें m की, तो वही बात है, s से n की ओर होता है। तो हम कह रहे हैं ना कि इसमें देखो ऐसे करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला, इसमें एंटर किया, तो ये n, सॉरी इधर वाला n, पीछे s, तो m की डायरेक्शन s से n, तो इधर जाएगा ये, तो ये। और याद रखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना इसमें, तो ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका क्रॉस जो एरिया है वो डायरेक्शन भी यही, और जो डायरेक्शन एरिया की है वही एम वेक्टर की। तो अब यहाँ देखो इस लूप में ऐसे करंट फ्लो हुआ तो ऐसे ये वाला, तो एरिया भी इधर ही, जो डायरेक्शन एरिया की है वही एम वेक्टर की, और करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जाता है बी बी। एम बी ए तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये आगे तक काम आएगा। हाँ, ऐसा कर लो कि अगर ये लूप में करंट ये ऐसे फ्लो होता, इसका मतलब ये वाला देखो ऐसे, तो ये फ्लो होता ऐसे, तो एरिया इधर, ये ही होता एरिया वेक्टर, इधर ही होता एम वेक्टर, और इधर ही होता मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी डाइपोल, कोई भी डाइपोल हो तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट है तो वहाँ ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हम यही समझते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट जिंदा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जिंदा होगा, ये आप याद रखें। ये हो गया। तो अब हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के 2 फॉर्मूले हो गए। हम कौन सा यूज करें? अगर मैग्नेट का जिक्र होता है तो हमें ये यूज कर लेंगे मैग्नेटिक चार्ज और इफ़ेक्टिव लेंथ 12। अगर किसी करंट कैरिंग लूप की बात होती है तो फिर हम लूप के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम वेक्टर इक्वल एन आई ए वेक्टर, वो यूज़ करेंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखो, वहाँ से इसकी यूनिट निकालें। तो देख लो ये नंबर ऑफ टर्न है, इसकी तो यूनिट होती ही नहीं है। एरिया की यूनिट, ये करंट की यूनिट एम्पियर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ से निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमें क्यू एम की यूनिट नहीं पता, तो आप वहाँ से निकाल लो, वो ये आएगी। इसका इजी है, कूलाम मीटर, ये इसकी यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। हाँ, अब यहाँ भी हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं यहाँ भी बनाऊँ और एक इधर भी बना रहा हूँ एक, इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। ये है, मैं एक मैग्नेट को रखूँ और मैग्नेट का ये एस पोल, ये एन पोल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इधर मैं किसी लूप को रख रहा हूँ, ये कोई लूप है और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एन पोल बन गया, जस्ट पीछे इसके एस है, इसमें एस रहा, एन रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे,
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, वो मैग्नेट वाला है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, लेकिन ये करंट कैरिंग लूप से बना हुआ है। थोड़ा फर्क तो है, ये मैग्नेट है, ये करंट कैरिंग लूप है, ये रखा हुआ है। बात तो वही है तो इसके पास भी डाइपोल मोमेंट m है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट m तो जिंदा है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते थे, उसी तरह इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, नेट फोर्स 0 बनेगा और इसका टॉर्क बनेगा क्योंकि रोटेट करेगा। तो अब इसका जो टो बनेगा वो हम सेम इधर से ही याद करें, P, और यहाँ P का रोल कौन निभा रहा है, M, तो M वेक्टर क्रॉस E की जगह B वेक्टर, ये आ जाएगा। और M वेक्टर की डायरेक्शन अगर इसमें देखेंगे तो S से N की ओर इधर है, B वेक्टर इधर है, ये एंगल थीटा है, और M B टो इनसाइड में, और ऐसे रोटेट करेगा तो टो अंदर ही आएगा, ये ठीक है। तो यहाँ जो टॉर्क लगेगा वो M क्रॉस B, या हम लिखें MB साइन थीटा। वहाँ भी सेम वही बात है। इसका हम M वेक्टर की डायरेक्शन निकालें तो M वेक्टर कैसे निकालें, राइट हैंड लेंगे करंट की डायरेक्शन में ही। जैसे आप ये समझो कि ये है और वो लूप ऐसे रखा है ना, रेक्टेंगुलर हो गया। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये वाला ऐसे, ये ऐसे करंट, तो ये वाली डायरेक्शन इस खुद की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, खुद में करंट फ्लो करवाया है, वो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो भी इधर ही जाएगा। इसका एरिया वेक्टर भी खुद का इधर ही जाएगा, और एरिया इधर है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी वो भी इधर ही जाएगा। तो इसका ये डाइपोल मोमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है एक्सटर्नल, अब ये ऐसे रखा है तो इसका M वेक्टर इधर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये 90 एंगल। अगर मैं इसको ऐसे रखूं कुछ एंगल थीटा और ऐसे रख दूं तो M वेक्टर भी इधर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो भी इधर, अब थीटा 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही इस पर भी टो लगेगा और इसका टो ये लिखा जाएगा M क्रॉस B वेक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं टो इक्वल MB साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है। सेम चीजें हैं, ये वाला डाइपोल हो चाहे ये वाला हो, इस एक्सटर्नल फील्ड में इनको रखेंगे तो अब इनके पास रहेगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके या इसके पास कितनी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम वो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे U इक्वल माइनस, और यहां लिखते थे ना P वेक्टर डॉट E वेक्टर, यहां लिखेंगे M वेक्टर डॉट B वेक्टर, और इसको लिखेंगे माइनस MB कोस थीटा, ये होती है। इसकी भी वही आएगी। और सुनो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस डाइपोल या इसको हम रोटेट करवाएं θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, तो टॉर्क को वर्क डन करना पड़ेगा, वो कितना आएगा θ1 से θ2 तक रोटेट करवाने में। तो इसका भी ऐसा फॉर्मूला हम लिखे थे, ये वाला माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1, और अब क्या लिखा जाएगा ये इसमें W इक्वल माइनस P की जगह M, E की जगह B कोस θ2 माइनस कोस θ1, और बाकी सारी बातें वो की वही लागू होंगी इसमें भी। ये जो डाइपोल है ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल के लिए मतलब इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा तो थीटा 0 रहेगा, तो टॉर्क 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा तो थीटा 180 रहेगा, तो भी इसमें टो बनेगा। सेम यही वाली बात, थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो, दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहते हैं। तो मिनिमम का मतलब यह है कि माइनस बना रहे, तो हमें रखना चाहिए थीटा स्टेबल है टो 0, थीटा 0, तो कोस 0 1, तो यहाँ बनेगा u इक्वल माइनस एम बी, और यहाँ क्या बना था u इक्वल माइनस पी ई, यही होता है। तो ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में बिठा के रखिए। स्टेबल और अनस्टेबल वाली बात, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 रहेगा, टो 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 होगा लेकिन टो अभी भी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव आएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिलेगी, तभी वो स्टेबल हो पाएगा, मिनिमम रहेगी। और अनस्टेबल वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी आपको। यहाँ भी सवाल वही उठाएगा कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल को हम स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वही स्टेबल से ला रहा है थीटा 1 0, अनस्टेबल तक थीटा 2 180, ये फॉर्मूला यूज करो। और डायरेक्ट ही पूछ ले कि वो 30 डिग्री पे रखा हुआ है तो उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो फिर हम ये यूज कर लेंगे माइनस एम बी कोस, और थीटा वो कह रहा है कि 30 डिग्री है तो 30 रख देंगे, 60 डिग्री है तो 60 रख देंगे। इस जो मैंने अभी अभी ये बातें बोली, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर 5 में एक्सरसाइज में दे रखा है। मैं उसको रिपीट कर दूं, क्वेश्चन ये दे रखा है कि जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, एम बी ये, और वो खुद एम की बी की ये सब वैल्यू देगा आपको। फिर वो बोलता है 90 डिग्री से स्टेबल तक लाने में वर्क डन, तो 90 डिग्री से स्टेबल, तो थीटा 1 90, स्टेबल के लिए थीटा 2 0 कर दो। स्टेबल से अनस्टेबल लाना, 90 डिग्री से अनस्टेबल तक लाना, और भी कोई एंगल दे देता है कि 30 डिग्री से 90 डिग्री तक लाने में वर्क डन, 30 डिग्री से स्टेबल तक लाने में वर्क डन, वो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब मैं आपको इसी टॉपिक्स को लेकर के 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो चैप्टर 4 के हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। अगर पेपर इजी रहा बोर्ड एग्ज़ाम का तो वो नहीं पूछेगा, अगर उसको पेपर को थोड़ा सा भी घुमाना होगा ना तो वो ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वो मैं बताता हूँ कि वो 2-3 क्वेश्चन हैं वो कौन से बनते हैं, तो आप ये एक बार ज़रूर पढ़ के जाएंगे इसको एग्ज़ाम में। अब देखो, जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें हमने एक ये लूप रख दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही है। मैंने एरिया इधर क्यों बताया, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझिए इसको, ये करंट ऐसे दिखा रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फिर अंगूठा इधर आया ना, तो ये एरिया वेक्टर, यही मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही होगा एम वेक्टर। ये हम जो अप्लाई कर रहे हैं ये एक्सटर्नल करंट कैरिंग है, तो इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी इधर ही होगा, तो इसका खुद का भी इधर ही है, एक्सटर्नल भी इधर ही है। अब
इस पर कितना टॉर्क लग रहा है, तो हम जानते हैं एम बी साइन थीटा, टो इक्वल एम बी साइन 0, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी इधर, ये एक्सटर्नल फील्ड है ये, तो एक्सटर्नल फील्ड भी इधर, एम वेक्टर भी इधर, क्योंकि ये रखा ऐसे है, हाँ ऐसे रखा होता तो इसका एम इधर आ जाता, फिर थीटा रहता कुछ ना कुछ। तो थीटा 0 तो साइन 0 भी 0, तो 0। थीटा 0 की बात है तो मुझे लिखना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और देखो अब फिलहाल इसके पास कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है, तो वो हम लिखें U इक्वल माइनस एम बी कोस थीटा, तो U इक्वल माइनस एम बी कोस 0, U इक्वल माइनस एम बी कोस 0 1 होता है, तो ये हो गया। अब देखो ये नेगेटिव आ रही है तो ये मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी आया, उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और देखो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमें इसका फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखें फाई बी, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, और ये थीटा भी वही मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा है, एक्सटर्नल वाला है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इधर ही है एरिया, इनके बीच का एंगल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम है ही, थीटा 0 है, तो यहाँ भी हम रखेंगे थीटा 0, तो बी कौन सा, एक्सटर्नल वाला है ये, एरिया कोस 0, और फाई बी ये भी क्या होगा, बी ए, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम। और यहाँ से भी मुझे कहना चाहिए एम क्या होता है, एन आई ए होता है। कोई भी डाइपोल है वो स्टेबल होना चाहता है, मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम करना चाहता है। ये तीनों कंडीशन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं पर सवाल बनेगा, आप इनको ठीक से याद कर लें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझ जाइए, किसी वायर में करंट फ्लो करवा रखा है, सर्कुलर में या रेक्टेंगल में, तो एक लूप है करंट कैरिंग, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने। अब ये करंट कैरिंग लूप है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो ये स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। स्टेबल कंडीशन में आएगा तो थीटा क्या रहेगा, 0, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये इसका नेचर है आने का। ठीक है, तो ये अपनी कोशिश करेगा। हाँ, मिनिमम का मतलब भी आप ठीक से और समझ लो, जैसे ये है m और b की वैल्यू रखें, और ये आ गया जैसे -10, वो तो कोशिश करेगा ना कि ये मिनिमम हो। अब मिनिमम कैसे, और भी मिनिमम ज़्यादा कैसे हो, ये माइनस, हम m की वैल्यू इंक्रीज कर दें और b की वैल्यू इंक्रीज कर दें, और जैसे अब आ गया ये 15, तो -10 के बजाय -15 स्मॉल होता है, माइनस में उल्टा चलता है ना, तो ये क्या और ज़्यादा मिनिमम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी को और मिनिमम करना है तो m और b की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, यानी b को इंक्रीज करो, m इंक्रीज कैसे होगा, a को कर लो, i को कर लो। तो बात ये आई, मिनिमम करना है तो b को इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज करो,
बी इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज करो, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा वहां। तो रह फिर के डाइपोल मोमेंट स्टेबल होना चाहिएगा, थीटा 0 करना चाहिएगा खुद का, घूम फिर के वो पूरी कोशिश करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहिएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम करना चाहिएगा। और देखते हैं इससे सवाल एग्जाम में कैसा बनेगा, और बहुत शानदार सवाल है इसका। सवाल ये है, जैसे वो क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये लो एक फ्लेक्सिबल वायर को, फ्लेक्सिबल का मतलब कि वो इतना ज़्यादा लचीला है कि वो आराम से मुड़ तुड़ सकता है, तो फ्लेक्सिबल वायर को ऐसे डाल दिया और इसमें करंट फ्लो करवा दिया आई। अगर कोई भी ऐसा लूप है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो तो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया ना, और मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फिर क्या होगा, ये स्टेबल होना चाहिएगा, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहिएगा और खुद का फ्लक्स मैक्सिमम करना चाहिएगा। इसका मतलब इस पर टॉर्क, फोर्स सब लगेंगे अब। और फ्लक्स मैक्सिमम कैसे करें, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो तो फिक्स है जो हमने लगाया है, वो भी है, ये एरिया खुद का ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिएगा। मेरी बात को ठीक से समझ लो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप को रख दिया जाए तो ये लूप स्टेबल होगा, एनर्जी मिनिमम करेगा, मतलब अपने में से फ्लक्स को मैक्सिमम पास करवाएगा। इस तरह ही इस पर टॉर्क और फोर्स बनेंगे। तो अपने में से फ्लक्स को मैक्सिमम कैसे करवाए, उसका तरीका यही है, बी एक्सटर्नल उसको इंक्रीज करो, नहीं वो तो हमने फिक्स कर रखा है, तो ये खुद का एरिया ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। तो अब बात यहीं आके रुकती है, ये खुद को इस शेप में ढालने की कोशिश करेगा कि इसका एरिया ज्यादा से ज्यादा हो। अब वो कैसे पॉसिबल है, वो देखो, कोई भी अपने पास एक वायर है, इस लेंथ का वायर है, एल लेंथ है मान लो ये, हम इससे एक सर्किल बनाएं, तो ये जो वायर की लेंथ है ना, तो इस सर्किल की सरकमफेरेंस भी इतनी आएगी, क्योंकि इसी वायर से, इसी लेंथ वाले वायर से तो बनाया है। या फिर हम इतना लेके यहाँ ये, फिर ये साइड लेके ये और ये स्क्वायर बनाएं, या फिर हम इसी से ये रेक्टेंगल बना दें, या हम इसी से एक साइड यहाँ ऐसे, फिर एक साइड ऐसे लगा दें और बची हुई ये वाला ऐसे ट्राइंगल बना दें। तो हमारे पास ये लेंथ है, इसी से हम सर्किल बना सकते हैं, और चाहे तो हम इसी को यूज करके एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल इतनी शेप बना सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देखना कभी, जो सर्किल होता है ना, इसका ये एरिया इन सब के एरिया से ज़्यादा आता है। तो कोई भी अपने को लेंथ देता है, उससे हमें खूब सारी शेप बनाने को कहे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया सर्किल का होता है। ये मैथमेटिक्स की जियोमेट्री से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ भी देख लो, ये क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास करवाएगा, नेचर है इसका। तो ये एरिया खुद का ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, और सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, सर्किल का। तो ये खुद की शेप को कैसी दे देगा, सर्किल वाली शेप देगा ये। तो हमें ये कहना चाहिए, अब इसकी जो शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, सर्कुलर, सर्किल बनाएगा ये। एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग लूप को रखा जाता है तो वो कैसी शेप लेगा, तो हम कहेंगे सर्कुलर। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहेगा, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करेगा, अपने में से मैक्सिमम फ्लक्स पास करवाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स पास करवाएगा तो एरिया वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा,
और सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, सर्किल का ही होता है, तो फिर ये सर्किल बन गया। ये काम का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, वो भी गजब है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर पेपर थोड़ा सा भी हार्ड आएगा तो वो इस वैरायटी के सवाल डालेगा उसमें, और इजी पेपर रहा तो इतना डीपली नहीं जाएगा वो। और देखो वो भी थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है। मैं वो क्वेश्चन बताने से पहले आपको क्लियर कर दूं, एक बार के लिए मैं आपको वायर ही लेके आऊं। ये देखो, आप इसके बारे में सोचना ठीक से। ये है, हाँ इससे पहले याद दिला दूं, टो होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और हम कह सकते हैं टो परपेंडिकुलर होता है m वेक्टर के, टो परपेंडिकुलर होता है b वेक्टर के। ये होता है, किसी भी लूप को रोटेट करवाना है तो रोटेट करवाने का मतलब उस पर क्या लगना चाहिए, टो। और ये भी जरूरी शर्त है, टो उसके m के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ही वो रोटेट कर पाएगा। और टो होना चाहिए और वो भी m के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे ही b होना चाहिए, टो भी होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या होने चाहिए आपस में, परपेंडिकुलर, तभी वो चीज रोटेट कर पाएगी, वरना पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब देखो, कोई ना कोई एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं आपको। पहले टो की डायरेक्शन याद दिला दूं। जैसे ये है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूं, ऐसे, तो मैं राइट हैंड लूंगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो इसकी अंगुलियों को ऐसे ही मोड़ूंगा। थंब किधर आया, ऊपर, तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो ऊपर की ओर है। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि रोटेट ऐसे कर रहा है और टो ऊपर है, बिल्कुल ऐसा ही होता है ये रोटेशन, टो ऊपर। हाँ, अगर ऐसा हो जाता, ये ऐसे रोटेट करता, ऐसे, ये देखो ऐसे, तो अब देखो ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, तो ये ऐसे रोटेट किया, टो इधर आया। हाँ ऐसा होता, ये ऐसे रोटेट करता तो अब ये ऐसे कर रहा है, टो इधर हो जाता आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, एक करंट कैरिंग लूप है और मान के चलिए सर्कुलर ही है। तो करंट कैरिंग लूप, ये रहा लूप, करंट कैरिंग, इसमें करंट ऐसे जा रहा है मान लो, तो करंट ऐसे जा रहा है तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर, उसकी जरूरत नहीं, छोड़ो। हाँ, करंट ऐसे है ना, इसका एरिया वेक्टर, ऐसे करंट है, ऊपर आएगा एरिया। इसका m वेक्टर डाइपोल मोमेंट, वो भी ऊपर ही आएगा। तो मैं इसको एक बार बना दूं ऐसे, करंट ऐसे, इसका एरिया वेक्टर, और उधर ही कौन है, इसका m वेक्टर ऊपर है, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें। बाहर से अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है हमको कि आप कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाइए इसमें, और ऐसा लगाओ मैग्नेटिक फील्ड को, इस तरह लगाओ कि ये खुद की जो एक्सिस है ना, उसके अबाउट रोटेट करने लग जाए। खुद की एक्सिस, इसकी एक्सिस यही है, सेंटर से जा रही है, इसके अबाउट रोटेट करे, यानी ऐसे ये रोटेट करने लग जाए, ऐसे रोटेट करे। बताओ, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है इसमें, और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, उसकी वजह से ऐसे रोटेट करने लग जाए। मतलब ऐसे रोटेट करेगा तो टो किधर आएगा, ऐसे रोटेट करेगा तो टो भी ऊपर ही आना चाहिए। कह रहा है कि टो ऊपर होना चाहिए। हमने सीखा है किसी में रोटेशन तभी पॉसिबल है जब टो जिंदा होना चाहिए, लेकिन वो भी एम के क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। एम भी ऊपर, और ऐसे रोटेट करवाएंगे तो टो भी ऊपर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप चाहे जैसा किसी भी तरीके से लगाओ मैग्नेटिक फील्ड, कभी रोटेट नहीं कर पाएगा ऐसे ही। हाँ, फिर ऐसे करो, ऐसे रोटेट कर सकता है ये, ऐसे करेगा तो ऐसे, ये टो इधर आएगा, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ना, खुद का एम ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, ये पॉसिबल है।
तो खुद की एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये वाला रोटेशन पॉसिबल है। तो ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी अपन ऐसे ही इम्पोर्टेंट चर्चाएं, कुछ बातें और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी ज़रूर करते रहना। कभी आप घर पे आराम से बैठे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, बाद में पछतावा आएगा। आप रात को 12 बजे तक पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह उठ के मेहनत कीजिए। यही एग्ज़ाम का टाइम है। आप अपने मन को कंट्रोल करो, कैसे भी करके मन को कंट्रोल करो, आप पढ़ो। अगर अब आप दिन रात पढ़ रहे हो, एक दिन आपके लिए बहुत खुशी का पल लेके आएगा ये समय। याद करो, अगर आप अब फिलहाल अच्छी मेहनत कर रहे हो और फिर गर्मियों के दिनों में आपका रिजल्ट आएगा, आपको कितनी अच्छी खुशी होगी। अगर आपको उन दिनों में खुशी चाहिए तो आप अच्छे से मेहनत करो और वीडियो को अच्छे से देखना। यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई सवाल बनेगा।